मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी की कक्षा 10 की जो किताब है उसके अंतर्गत पोषण के बारे में पढ़ रहे थे। उसी के का अगला भाग है। आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण, डाइजेस्टिव सिस्टम इन मैन। मनुष्य में पोषण कैसे होता है इसके बारे में आइए जानते हैं पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट क्या है कि आहार नाल। आहार कहते हैं भोजन को, और जिस नली में भोजन जाता है उसी को हम कहते हैं आहार नाल। तो आहार नाल मुख्य रूप से मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई विस्तरित एक लंबी नली है। अगला पॉइंट है कि मनुष्य कोई भी आहार लेता है तो उसे दांतों से चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है या बदल देता है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं और वो चारों दांत कौन कौन से हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कभी कभी दंत सूत्र पूछा जाता है, तो जो मनुष्य का दंत सूत्र है ये 21-23/21-23 है। कभी एक नंबर में पूछा जा सकता है किसी विकल्प में कि मनुष्य का दंत सूत्र क्या है, तो मनुष्य का दंत सूत्र जो है 21-23/21-23। और ये क्या है? कृंतक है, रदनक है, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अगला पॉइंट है आहार नाल का जो अस्तर होता है, जो भीतरी सतह होती है बहुत कोमल होती है, और कोमल होने की वजह से भोजन को गीला किया जाता। अगर भोजन गीला नहीं होगा तो आहार नाल के कोमल स्तर को हानि पहुंच सकती है। और गीला करने के लिए लाला ग्रंथि, जिसको हम लार ग्रंथि भी कह सकते हैं, तो लाला ग्रंथि से लाला रस या लार निकलती है। मनुष्य में 3 जोड़ी, कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। अगला पॉइंट है भोजन को अवशोषण योग्य सोखने के लिए उसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, विखंडित किया जाता है। भोजन सोखा जा सके इसलिए भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, और यह कार्य जैव उत्प्रेरक के द्वारा किया जाता है, और उन्हीं जैव उत्प्रेरक को हम लोग एंजाइम कहते हैं, विकर कहते हैं। अगला पॉइंट है कि लार में, लार भी हमने कहा कि लार ग्रंथि से लार निकलती है, इसका काम भोजन को गीला करना है। तो लार में एक एंजाइम जिसका नाम है लार एमिलेज। ये जो लार एमिलेज है ये मंड हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो पौधों का संग्रहित भोजन है या कार्बोहाइड्रेट है उसे मंड कहते हैं। तो ये लार एमिलेज जो है वो मंड के जटिल अणु को, जो मंड का बहुत बड़ा अणु है, जटिल अणु है, उसको शर्करा में खंडित कर देता है या तोड़ देता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंड को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम का नाम क्या है, तो वो है लार एमिलेज। अगला पॉइंट है भोजन को चबाने के दौरान, जब हम भोजन को दांतों से चबा रहे होते हैं उस समय पेशीय जिह्वा कहते हैं जीभ को, जो पेशियों से बनी हुई है,
ये भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाने का कार्य करती है। अगला पॉइंट है कि आहार नली के हर भाग में भोजन को नियमित रूप से सरकने के लिए या गति करने के लिए क्या होता है, क्रमकुंचन गति के द्वारा भोजन पूरी आहार नाल में सरकता जाता है। क्रमकुंचन, क्रम से आकुंचन, एक बार वो दबती है, सिकुड़ती है, फिर फूलती है। ये क्रमकुंचन गति के द्वारा जो भोजन है वो आहार नल के हर भाग में चला जाता है। अगला पॉइंट है, मुंह में जब हम भोजन को चबा करके लार में सान देंगे, इसके बाद इसको हम अंदर ले जाते हैं तो मुंह से आमाशय तक, अगली संरचना आमाशय है, मुंह से आमाशय तक जो भोजन है वो ग्रसिका या इसोफेगस कहते हैं। नली जो ये आई हुई है ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। मुंह से भोजन आमाशय तक जो पहुंचाने वाली नली है उसी को हम ग्रसिका या इसोफेगस कहते हैं। अगला पॉइंट है कि आमाशय, भोजन आमाशय तक पहुंच गया है। आमाशय एक बृहद अंग है, बड़ा अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता। जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय का आकार बढ़ जाता है और आमाशय की जो पेशी भित्ति होती है, आमाशय की जो दीवार होती है वो भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ये आमाशय की जो दीवार है वहां पर भोजन को अन्य जो भी पाचक रस होंगे उनके साथ वो मिश्रित किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि आमाशय की भित्ति में, जो आमाशय की दीवार है उसमें जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है जठर ग्रंथियां स्थित कहाँ होती है, तो आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है और जठर ग्रंथियां जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक प्रोटीन पाचक एंजाइम, जो प्रोटीन को पचाता है उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन, और श्लेष्मा का श्रवण करती हैं, सेक्रेट करती हैं, बाहर निकलती हैं। तो जठर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित है, आमाशय में उपस्थित है। क्या करती है, HCl निकालती है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसको हम पेप्सिन कहते हैं, और श्लेष्मा एक लसलसा द्रव श्लेष्मा का श्रवण या सेक्रेशन करती हैं, निकालती हैं। अगला पॉइंट है HCl जो आमाशय में भोजन पहुंचा है उसका माध्यम अम्लीय बनाता है, पूरे भोजन को अम्लीय माध्यम बनाता है। और क्यों बनाता है, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम की क्रिया जो है वो अम्लीय माध्यम में ही होती है। तो भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य कौन कर रहा है, HCl कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि जो प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन है वो अम्लीय अवस्था में ही प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है HCl। अगला पॉइंट है सामान्य परिस्थितियों में, जनरल कंडीशन जिसे कहते हैं, जो श्लेष्मा है वो आमाशय के आंतरिक स्तर, जो आमाशय की भीतरी भित्ति है उसको अम्ल से रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अम्ल जो है उस स्तर को भी हानि पहुंचा सकता है। तो श्लेष्मा का कार्य क्या है, ये आमाशय के जो आंतरिक स्तर है उसको अम्ल से बचाती है। अगला पॉइंट है आमाशय से भोजन, आमाशय में जो जब अम्लीय माध्यम हो जाएगा उसमें पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करेगा और श्लेष्मा आमाशय को बचाने का काम करेगी। इसके बाद
जो भोजन है आमाशय से भोजन क्षुद्रांत, जिसको छोटी आंत कहते हैं, नाम तो छोटी आंत है लेकिन वो बहुत बड़ी है, लगभग 7.5 मीटर। तो आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है और जो अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। पेशी का नाम क्या है? अवरोधनी पेशी। अवरोधनी पेशी किसके बीच में है? आमाशय और छोटी आंत के बीच में है। तो अवरोधनी पेशी के द्वारा भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है और नियंत्रित भी किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। क्षुद्रांत जो है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। जो छोटी आंत है वो पूरे आहार नाल में उसका आकार सबसे बड़ा है, सबसे लंबा भाग है, अत्यधिक कुंडलित है, बहुत ही घुमावदार। वो कुंडलित है इसलिए एक निश्चित स्थान पर है। अगला पॉइंट है, भोजन की प्रकृति के अनुसार क्षुद्रांत की लंबाई अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। जिस प्रकार का भोजन उस जीव की छोटी आंत का भी आकार उसी प्रकार का। जो घास खाने वाले, अगला पॉइंट में देखेंगे, घास खाने वाले जो शाकाहारी जीव हैं, जो केवल घास खाते हैं, उनको सेलुलोज को पचाने के लिए उनकी जो छोटी आंत क्षुद्रांत है वो लंबी होती है और जो मांस का पाचन सरल होता है, इसलिए जो बाघ जैसे मांसाहारी हैं ऐसे जीवों की क्षुद्रांत, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं, वो छोटी होती है। अगला पॉइंट है, क्षुद्रांत जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। छोटी आंत ऐसा स्थान है जहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है, पाचन समाप्त हो जाता है और इस पाचन में ये यकृत और अग्न्याशय से श्रावण प्राप्त करती है, यकृत से भी रस प्राप्त करती है और अग्न्याशय से भी रस प्राप्त करती है पूर्ण पाचन करने के लिए। क्वेश्चन आ सकता है कि छोटी आंत कहाँ से एंजाइम प्राप्त करती है? तो अग्न्याशय से प्राप्त करती है और यकृत से प्राप्त करती है। अब उसी को हम एक पॉइंट में देखते हैं कि यकृत से पित्त रस स्रावित होता है जी, और आमाशय से अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाया जाता है। जो अग्न्याशयी रस है, अभी इससे पहले हमने आपको बताया था कि भोजन जो है वो पेप्सिन कार्य करे, इसलिए HCl ने अम्लीय बनाया था। तो यकृत जो है वो पित्त रस का श्रावण करता है और जो पित्त रस यकृत से आता है वो आमाशय से जो अम्लीय भोजन प्राप्त हुआ है उसको क्षारीय बनाता है और पित्त रस वसा पर भी कार्य करता है। वसा जिसको हम तेल कहते हैं, वसा पर भी कार्य करता है। पित्त रस जो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं, बड़ी बड़ी वसा की बूंदें हैं, उनको छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है, जो अग्न्याशयी रस है वो अग्न्याशय से निकलता है और इसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम और इमल्सीकृत वसा को पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है अग्न्याशयी रस में और लाइपेज पाया जाता है जो वसा पर कार्य करता है अग्न्याशयी रस में। तो जो छोटी आंत में अग्न्याशयी रस आता है, इसमें प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन और इमल्सीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। अगला पॉइंट है, क्षुद्रांत की भित्ति में जो छोटी आंत है उसकी दीवार में भी ग्रंथियां होती हैं और वो आंत रस का श्रावण करती हैं। आंतों से भी रस का श्रावण होता है और
परिवर्तित होते हैं वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि प्रोटीन पचने के बाद क्या बनता है? अमीनो अम्ल। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है और जो वसा होती है उसको वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है। और जो पचा हुआ भोजन है वो आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है। जो छोटी आंत की दीवार है वो शोषित कर लेती है या सोख लेती है, और इसको सोखने के लिए छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसी मोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम या विलाई कहते हैं। तो ये दीर्घरोम क्या करते हैं? अवशोषण की सरफेस को, अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि जो छोटी आंत है उसमें दीर्घरोम जो है उनमें रुधिर वाहिकाओं, रुधिर की नसें बहुतायत में होती हैं जो भोजन को सोख करके, अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती हैं। और कोशिकाओं में इनका जो उपयोग है, ये जो भोजन पचा हुआ भोजन है, अवशोषित किया गया है, जब ये कोशिका में पहुंचेगा तो इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में और नए ऊतकों के निर्माण में, नई कोशिकाओं के निर्माण में और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। तो भोजन का काम क्या है कि भोजन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नए ऊतकों के निर्माण के लिए और पुराने ऊतकों की मरम्मत में भोजन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो बिना पचा हुआ भोजन है वो बृहदान्त या बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहां पर अधिसंख्य बहुत ज्यादा संख्या में दीर्घरोम होते हैं जो इस पदार्थ से, बिना पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण कर लेते हैं, जल को सोख लेते हैं और वो पदार्थ अर्ध ठोस हो जाता। और ये जो अर्ध ठोस पदार्थ हो जाता है इसको मलाशय में, बड़ी आंत से कहा मलाशय में भेज दिया जाता है, जहां वो इकट्ठा होता रहता है और समय समय पर गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार ये जो मनुष्य में पाचन है वो संपन्न होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।